नेहा, इंजीनियरिंग की आपकी डिग्री, जी। उसके बाद में आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में कैसे आ गई? तो जी ऐसे हुआ कि मतलब मैं एक अच्छी साइंस स्टूडेंट थी हाँ। स्कूल में। माँ बाप दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से थे, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट इंजीनियर बन जाते हैं साइंस के जो बच्चे होते हैं, या मेडिकल में चले जाते हैं, वो डिफ़ॉल्ट है ही। हाँ। और उसके बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के बाद आप एमबीए कर लेते हैं या फिर आप नौकरी ले लेते हैं। तो हमने भी 12th के बाद इंजीनियरिंग कर ली कि शायद यही अच्छा होता है, यही करना है। अगर हमें भी वेद मिला होता तो शायद हमने सही रास्ता तभी चुन लिया होता। तो फिर हमने 4 साल इंजीनियरिंग करी। मैंने इंजीनियरिंग करी एनआईटी राउरकेला से। उसके बाद मैं बम्बई आई नौकरी के लिए, और जो मैंने पहली नौकरी करी वो आईटी में नहीं थी, वो एनालिटिक्स में थी। तो मुझे लगा कि हाँ, इंजीनियरिंग तो अब नहीं करना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आईटी में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ब्रेन बड़ा एनालिटिकल है, तो अब मुझे एनालिटिक्स में जाना चाहिए। तो फिर मैंने एक कॉर्पोरेट जॉब ले ली एक डेटा एनालिटिक्स में। अब वो 4 दीवारी के अंदर सुबह 9 से 6, 9 से 9, 9 से 6 तो नहीं होता आजकल, 9 से 9, 9 से 10, वही निकल गया 1.5-2 साल उसके अंदर। अब एनालिटिक्स में होता है कि नंबर्स आपके क्लाइंट कस्टमर्स होते हैं, तो मुझे थोड़ी देर बाद ये लगने लगा कि ये लोग कौन है, लेकिन ये तो नंबर्स हैं सारे, और बाहर मौसम कब बदल रहा है, सूरज कब उग रहा है, कब सो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। मतलब ये क्या ज़िंदगी है। लेकिन तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं जीनी वो ज़िंदगी। और मुझे तो हर रोज़ सुबह एक जगह 9 बजे पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है लाइफ में आज भी। हर रोज़ तो ये तो मेरे से होता नहीं। तो फिर 1.5-2 साल बाद आई गिव अप टोटली कि ये नहीं करना है। तो फिर मुझे लगा अच्छा ये तो करना नहीं है, पहले तुम्हें लगा इंजीनियरिंग करनी है, फिर तुम्हें लगा एनालिटिक्स करना है, अब तुम्हें ये भी नहीं करना, तो करना क्या है। एंड आई वॉज सो ब्लैंक। मुझे यही नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है। और मेरे अंदर एक भाव आया अंदर से, आई फेल्ट चीटेड बाय द एजुकेशन सिस्टम। मुझे लगा कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। 14 साल हमने स्कूल में डाले, फिर 4 साल हमने इंजीनियरिंग के काटे, और आज मैं इतनी मेरी अब उम्र जब हो गई है कुछ करने की, तो मैं सोच रही हूँ मुझे आता क्या है, मुझे करना क्या है। तो मैंने किया क्या 16 साल या 18 साल, तो वो तो वेस्ट हो गया मेरे लाइफ का। बिल्कुल। एंड आई फील सो चीटेड, एंड मुझे सच में लगा एक बड़ा सा धोखा हुआ मेरे साथ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। तो मुझे लगा कि अगर मुझे सोसाइटी में कुछ काम करना है, और मतलब उस टाइम यंग होते हैं तो जुनून भी बहुत होता है कि अब हम बदल देंगे सब कुछ। तो वो बदलने के जोश में मुझे लगा कि अच्छा क्या कहाँ कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगा कि एजुकेशन इज़ वन थिंग, कि अगर मैं शिक्षा के बारे में पढ़ती हूँ तो शायद उस शिक्षा में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगी जिससे मुझे धोखा मिला है, जिस सिस्टम ने मुझे धोखा दिया एज एन इंडिविजुअल, शायद मैं उसमें कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। तो मुझे लगेगा कि शायद मैंने कुछ वर्थवाइल किया लाइफ में। तो ये सोच थी मेरी, इसलिए मैंने फिर उस टाइम टाटा इंस्टीट्यूट ने ही मास्टर्स का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया था, ये समझने के लिए पहली बात कि मेरी शिक्षा में क्या गड़बड़ रही। दूसरा, फॉर द फर्स्ट एक बार मतलब मैं ऐसे पढ़ना चाहती थी अपने शौक से, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है। बराबर। हाँ। फिर क्या हुआ वो 2 सालों में? तो वो 2 सालों में हमने बहुत सब्जेक्ट्स पढ़े, फिलॉसफी, चाइल्ड साइकोलॉजी, बहुत चीज़ें पढ़ी, जिससे मुझे अपने बारे में बहुत कुछ पता चला। तो वो मैं कहूँगी कि मेरी शुरुआत थी खुद को जानने की। ओके। वो क्लासरूम, क्योंकि उसके अंदर जब मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी तो मुझे समझ में आया, ओ अच्छा आज मेरा बिहेवियर ये है क्योंकि बचपन में ऐसा हुआ था हमारे साथ, ये तो हमें किसी ने बताया नहीं। तो वो मुझे समझ में आने लगा कि ये साइकोलॉजी, ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। अब एज एन इंडिविजुअल मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा खोजी हूँ। मतलब मैं अपने अंदर क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, इसको मुझे खोज करने में बहुत इंटरेस्ट रहा। मेरे फादर जिद्दू कृष्णमूर्ति को फॉलो करते रहे, तो मैंने बचपन से वो पढ़ती रही ये समझने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। तो जब और साइकोलॉजी पढ़ने को मिला, फिलॉसफी पढ़ने को मिला, तो और समझ में आने लगा कि क्या चल क्या रहा है अंदर। अब ये तो समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है, लेकिन अब उसको बदलाव कैसे लाएं उसके अंदर। हम इंसान के हमारे अंदर अगर बचपन से कोई चीज़ें भरी हुई हैं, हम उसको बदले कैसे। अब तो वो धीरे धीरे कुछ तो मेंटल प्रोसेस है, समझना, अवेयर होना, अवेयरनेस से आधी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। तो वो 2 साल हमने पढ़ाई करी, एमए किया, एजुकेशन में पढ़ा। उसके बाद मैंने 6 महीने स्कूल में पढ़ाया। अच्छा। हाँ जी, बॉम्बे में। तो वो मैंने 6 स्टैंडर्ड को मैथमेटिक्स पढ़ाया, और उसमें भी मैंने बड़े ऑल्टरनेट तरीक़ों से पढ़ाया, क्योंकि और उसके अंदर क्या था कि मैं बच्चों के साथ बहुत फ्री थी, मतलब एज अ टीचर नहीं थी, मतलब इट वाज मोर लाइक अ फ्रेंड। तो मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों में बहुत इमोशनल बैगेज है। मतलब कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही वायलेंट हो रहे हैं एकदम से, क्योंकि उनको एक रिलीज़ मिल गया है, उनको कोई बात करने को मिल गया है, घर पे कोई बात नहीं करता है। तो वो 6 महीने मेरे लिए बड़े डिफिकल्ट रहे, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत इमोशनली अटैच हो रही हूँ,
और अगेन वो स्कूल में रोज़ 8 बजे पहुंचना पड़ता है, मुझसे होता नहीं। वो बचपन से ही नहीं होता। मेरी मम्मी कहती हैं कि जब पहली बार स्कूल में एडमिशन कराने गए थे तब भी तुमने कहा था मुझे मत भेजो, मैं इंटरव्यू में कुछ नहीं बोलूंगी। तो मेरी फिर बैकडोर एंट्री हुई थी स्कूल से। अच्छा, आगे क्या हुआ? 6 महीने तक मुझे लगा अच्छा अब तो हमें स्कूल में भी नहीं पढ़ाना, तो अब क्या करें? अब क्या करें? मुझे तो लगा था एजुकेशन तो बस हो गया, अब मिल गया रास्ता लाइफ में, बिल्कुल। यही करेंगे। तो उसके बाद मैं बड़ी ब्लैंक थी एकदम। बॉम्बे में एक्चुअली एक नाइट क्लब है ब्लू फ्रॉग, तो हम वहाँ गए एक फ्रेंड के साथ। एक दिन एक अफ्रीकन बैंड प्ले कर रहा था उसमें, तो उसने बोला हम वहाँ चले। तो उस टाइम मैं ऐसी दिशा में, मतलब मेरी मनस्थिति ऐसी थी कि क्या करना है लाइफ में, कुछ नहीं पता, अब तो सब कुछ कर लिया, अब क्या करेंगे। तो वहाँ पर एक इंसान को मैंने देखा और मुझे उनको देख के लगा कि मैं इनको जानती हूँ, और मैं जानती नहीं थी उन्हें। मेरा एक इंट्यूटिव मन ने कहा कि मैं इनको जानती हूँ और इन्होंने मुझे कुछ बताना है। अच्छा। ऐसा मुझे लगा। तो मेरी दोस्त ने बोला बात कर लो। मैंने कहा कैसे लगेगा, नाइट क्लब में किसी से जाके ऐसी बात करेंगे, सोचेंगे कि हम तो यहाँ पर कुछ लाइन मार रहे हैं। हाँ। कि ये तो मैंने कहा नहीं, इन्होंने मुझे कुछ बताना है, ये बात करेंगे मुझसे। तो वो अपने आप ही मुझे हेलो बोल गए, और मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं। तो मैंने बोला हेलो, तो ऐसे करके अच्छा बोल, कुछ एक दो सेंटेंसेस की बात हुई, आप यहाँ आती हैं? मैंने कहा हाँ जी। आप भी आते हैं? हाँ जी। तो निकलते हुए मैंने हिम्मत करी और मैंने उनका नंबर मांग लिया कि आप अपना नंबर दे दें। वो दिल्ली के थे, तो हम दिल्ली आएंगे। तो बड़ा अजीब हुआ क्योंकि लोग देख रहे थे मुझे कि ये लड़की क्या है, ये आ जाती है किसी का नंबर मांग लेती है। तो थोड़े दिन बाद हमने उनसे टेक्स्ट पे बात करी, मैसेजेस पे बात करी कि कैसे है। तो एक मैसेज में उन्होंने मुझे कॉल किया और कुछ बात हुई, तो बोले कुछ एनर्जी की। तो मैंने बोला ये एनर्जी क्या है? तो बोले नहीं, एक तरह का ध्यान है। तो बोले क्या है ये एनर्जी वर्क, क्या होता है? तो बोले है, तुम करोगी क्या? मैंने कहा हाँ मैं ट्राई करूँगी। तो बोले ठीक है, तुम वो उस टाइम पंचगनी गए हुए थे, तो तुम हेडफोन लगाना, मैं तुम्हें मेडिटेशन कराऊंगा। तो उन्होंने ऐसे कुछ गाइड किया, तो मैंने किया। तो उसके बाद कोइंसिडेंटली मैं भी पंचगनी चली गई। वो एक एक्टर हैं, तो फिल्म शूट में गए हुए थे। तो मेरी फ्रेंड्स भी बोली चलो पंचगनी चलते हैं, तो मैं वहाँ उनसे मिली। उन्होंने मुझे अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया, एक स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताया। जिस दिन मैंने वो सुना और उनकी कहानी सुनी, तो मुझे लगा हाँ ये अब नया नेक्स्ट स्टेप है। तो मैंने बोला क्या करना है अभी मेरे को? तो बोले हमारे गुरु है, लेकिन वो बहुत लो प्रोफाइल है, कोई जानता नहीं उन्हें, तो तुम ऐसा करो, तो तुम रहने दो। मैंने नहीं, क्या करना है, क्या करना है? और मुझे तो जब मिल जाता है तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार रहती हूँ। तो मैं वापस आई बॉम्बे, मैंने स्कूल से रिज़ाइन किया, बैग पैक किया और मैं सीधा दिल्ली पहुँच गई। तो मैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाते हैं थे तब। तो मैंने बोला अब कहाँ मैं आ गई, अब बताइए कि कहाँ जाना है। तो फिर वो लेके गए मेरे को, जिनके पास वो मेरे गुरु है। तो उन्होंने मुझे देखा, बोले सो यू कम फ्रॉम द ड्रेजरी ऑफ बॉम्बे। मैंने कहा हाँ, द ट्रेजेडी ऑफ बॉम्बे। तो खैर उसके बाद से मेरा एक डीपर अपने आप को जानने का प्रोसेस शुरू हुआ, जो मैं मतलब उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया। और उसके बाद मतलब जो कहते हैं हम अंदरूनी सफाई मेरी शुरू हुई। अच्छा, लेकिन इसमें संत साहित्य और संगीत जी, तो पहले संगीत से बात शुरू करते हैं कि ये दोनों कैसे आ गए। तो संगीत कैसे आ गया? क्या आप बचपन से संगीत जानती थी, सीखा था, क्या था? मैंने बिल्कुल कभी संगीत सीखा नहीं, हमने सिर्फ सुना है थोड़ा बहुत। अभी 2 साल पहले मैंने सीखना शुरू किया। 2 साल पहले सीखना शुरू किया। और ये संत साहित्य कैसे मिले? कबीर जी कैसे मिले? तो कबीर जी ऐसे मिले कि इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। जब मैंने जब वो शुरू किया, ध्यान शुरू किया, तो उसके बाद मेरे भाई ने बोला तुम कुछ नहीं कर रही हो तो बिजनेस कर लो। तो मैंने पहले एक्चुअली बिजनेस किया। मेरा भाई बहुत बड़ा डिज़ाइनर है, लग्जरी लाइटिंग डिज़ाइन करता है ग्लास में, ब्लोन ग्लास में। तो मैंने उसके साथ बिजनेस शुरू किया। तो वो बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने बोला हम ये बिजनेस बॉम्बे लेके जाएंगे। तो मैं बॉम्बे आई, 8 साल मैंने वो बिज़नेस किया। पहले मैंने कुछ नहीं किया और सिर्फ 8 साल वो बिज़नेस इस्टेब्लिश किया बॉम्बे में, लग्जरी लाइटिंग का बिज़नेस। तो मैंने शादी भी करी, तो मैं 8 साल वहीं रही। एक समय ऐसा आया, तो बीच में मेरे को आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस कबीर सिंगिंग थ्रू सीडीज़ में मैं सुनती थी, फोक सिंगर्स को सुनती थी मैं, तो अच्छा लगता था सुनने में, मतलब समझ में भी नहीं आता था बोल क्या है, बस सुनती थी। तो एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरे अंदर एक सवाल आया, मेरी अंतरात्मा ने जैसे एक सवाल पूछा कि कितने साल और जियोगी? तो मैंने बोला कितना 30-40 साल और, बस और क्या, मतलब इतनी एवरेज लाइफ है, पता चला कल भी मर सकते हैं, ये तो नहीं पता। तो बोले तो तुम कैसी मौत चाहती हो? तो एकदम सवाल जवाब हो रहा है, सुबह 5 बजे मैं उठी और ये सवाल जवाब अंदर से हो रहा है। तो मैं बोला कि मतलब मुझे तो एक बहुत एक ऐसी मौत चाहिए जिसमें मुझे कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अब क्योंकि उस टाइम मैं इतनी हेल्पलेस होंगी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी।
तो मुझे ऐसी मौत चाहिए जिसमें मुझे लगे हाँ सब कर लिया, और एक अपनी जो ह्यूमन बीइंग की जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो मैंने एक्सप्लोर कर ली। तो वो एक्सप्लोर करके मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ओके। तो वो पॉइंट पे तो मुझे ऐसे दोबारा नेक्स्ट सवाल ये था, तो जो तुम कर रही हो तो क्या वो तुम्हें वहाँ ले जाएगा? तो बोला नहीं, ये तो बिजनेस कर रही हूँ। तो फिर बोले कि वो करो जो तुम्हें वहाँ ले जाएगा। तो मैंने सोचा अब क्या ले जाएगा मुझे वहाँ पर। तो मन में उस टाइम 8 साल तक मैं वैसे भी ध्यान करती थी हर रोज़, और कुछ कुछ रियलाइजेशंस आने लगी थी। तो शब्द नहीं मिलते थे, मन करता था एक्सप्रेस करने का अपनी रियलाइजेशंस, लेकिन शब्द नहीं मिलते थे। तो मुझे शब्द कबीर में मिले, मीराबाई में मिले, गोरखनाथ में मिले। तो इसीलिए मुझे लगा हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ। ओके। तो ये कहने के लिए फिर मैंने कबीर जी को चुना, मीराबाई को चुना, गोरखनाथ और भी बहुत संत हैं उनको चुना, तो खुद के लिए गाना शुरू किया? बस अपनी बात कहने के लिए। अच्छा। एक अर्ज है कुछ कि जो चल रहा है वो बाहर आए। तो पहले खुद के लिए ही आप गाती थी? मैं तो अभी भी खुद के लिए गाती हूँ। वो जब टाइम पीरियड था ना आपके जिंदगी में, जब ये सब लोग यानी कबीर जी हो या मीराबाई हो, ये आपके विचारों को या आपके भावनाओं को एक आवाज दे रहे थे, और उसमें सुर मिला के आपसे वो बाहर आ रहा था। उसकी कोई पंक्तियाँ याद है कोई? जब मेरा पहला मतलब जो मेरा पहला फेज था कि मुझे क्या करना है, हाँ, कहाँ जाना है, हाँ, अब मैं करूँ क्या, तो कोइंसिडेंटली मेरे गुरु की ऐसी ट्यूनिंग है कि जब मैं कुछ सोच रही होती ना वो वही भजन गाते हैं। तो वो कहते हैं चलो ये भजन सीखो। तो भजन में कबीर जी कहते हैं, जी कबीरा जी चालत चालत जुग भया कौन बतावे धाम, कि एक जुग चलता जा रहा है तो अपना धाम कौन बताएगा। तो वो जवाब में कहते हैं, मन भेदू के वाला फरे पाँव को उस पे गाँव, कि मन जो तेरा भेदिया था जिसने तेरे को बताना था उसको तो तूने छोड़ दिया साइड में, तो पाँव को उस पे तो गाँव था। तो ये भजन जो है पहले मैं बहुत ढूंढ रही थी इधर उधर, क्या करूं, ये करूं वो करूं, और मुझे कभी भी आई नेवर फेल्ट एट होम। मुझे लगता था घर कहाँ है, फाइनली मैं कहाँ जाऊं। तो फिर ये भजन मैंने बहुत महीने गाया। अब आपने देखा होगा गांव में जब मक्खन निकालते हैं तो अब घी भी तो निकालना है, तो कहते हैं कि कौन मटकी कौन झेरना कौन बिलोवन हार, कि कौन है ये मटकी, ये जो हमें रस निकालना है, मक्खन निकालना है, घी निकालना है, तो उसकी मटकी कौन है, झेरना कौन है, उसको बिलोएगा कौन। तो कबीर जी कहते हैं तन मटकी, ये तन मिट्टी है, ये मटकी है, मन झेरना, ये मन जो है ये इसको हमने चर्न करना है, इसको घुमाना है, सुरता बिलोवन हार, कि जो सुरता है, सुरता मतलब आपकी अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस से आपने अपने मन को चर्न करना है। क्या बात। तो तभी अंदर का जो घी है वो निकलेगा बाहर। अब ये सुरता कैसी होनी चाहिए, अवेयरनेस। हम कहते हैं हम बड़े अवेयर हैं क्योंकि हम बहुत किताबें पढ़ते हैं, हम बहुत गुरुओं को सुनते हैं, हम बहुत किताबें पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत अवेयर हैं हम तो। लेकिन वो कहते हैं कि सुरता की जो क्वालिटी है वो क्या है, सुरत बाण गज सारना झेल सके तो झेल ले, कि जब सुरता जो है वो एक बाण जैसे एक निकलता है ना, जब तीर निकलता है तो वो किस इंटेंसिटी से निकलता है, किस एक वन पॉइंटेड फोकस से निकलता है। तो कबीर कहते हैं वैसी क्वालिटी तुम्हारी अवेयरनेस की होनी चाहिए, इतनी शार्प और इतनी वन पॉइंटेड, तब अंदर का चर्निंग होगा। क्या बात। कि 24 घंटे वो अवेयरनेस ऑन होनी चाहिए, कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर इस टाइम क्या चल रहा है ये मैं देख रही हूँ, मैं ये नहीं देख रही सिर्फ कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही। तो सूरा होवे तो सुन मुख लड़िया नहीं है कायर रो खेल, अगर सूरा मतलब शूरवीर, अगर आप शूरवीर हैं तो ही सच की राह पे आप चलिए, नहीं तो कायरों का खेल नहीं है। कायरों का एक खेल नहीं तो हम सोचते हैं नहीं लेकिन पैसे कैसे आएंगे, रेंट कैसे भरेंगे, मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, हम आधा टाइम तो यही सोचते हैं हमारा क्या होगा, हमने ये पोजीशन बनाई है ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कहते हैं कायरों का खेल नहीं है, सूरा होवे तो सुन मुख लड़िया नहीं है कायर रो खेल, सूली के ऊपर घर हमारा ओथ पायो विश्राम, कि कबीर जो है कहते हैं एक सूली के ऊपर बैठे, एक सुई की जो टिप है उसके ऊपर उनको विश्राम मिलता है, क्योंकि वो एक रेजर्स एज पे हैं, वो कभी भी लैक्स्ड नहीं है लाइफ में, एक अवेयरनेस में है लेकिन बहुत रेस्टफुल है।
कबीरा रे मन भेदु के वाला भूलो फरे रे पाव को स्वर गाव जी कबीरा रे घृत कबीरो संत ले गया रे छाछ पिए संसार जी कबीरा रे घृत लिया तोरे क्या हुआ रे धैण धैणी रे जी पास जी कबीरा रे कौन मटकी कौन झेरना रे कौन बिलोवन हार जी कबीरा रे तन मटकी मन झेरना रे सुरत बिलोवन हार जी कबीरा रे सुरत बाहण गज सारणा रे झेड़ सके तो झेड़ रे कबीरा रे सूरा होवे तो सुन मुख लड़िया नहीं काया रो खेल जी
कबीरो संत वाला रमे रया रे, आठ पहर दिन रात जी, जी कबीरा रे, कबीरो संत वाला रमे रया रे, आठ पहर दिन रात जी, आठ पहर दिन रात जी, आठ पहर दिन रात जी। क्या बात क्या है, बात है, बहुत खूब। वाह। नेहा जी, आपका संगीत सच में ये राग नहीं है, बैराग है। बहुत खूब। और मैं ये महसूस कर रहा था कि आपने जब गाना शुरू कर दिया, एक अलग सा माहौल पैदा हो गया और धीरे धीरे वो माहौल हम सब पर छा गया। और हम ये अनुभव कर रहे थे कि आपके सुर, आपका भाव, आपके हाथ में, इस वाद्य को क्या कहते हैं? तंबूरा। तंबूरा है ना, तो ये तंबूरा, उसमें ताल भी है, सुर भी है, सब एक इकट्ठा हुआ था। और क्योंकि आपने हमें वो शब्द बताए थे, हम लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो रही थी। तो एक बार जो हम उसका अर्थ समझ रहे थे, लेकिन उसके जो भाव जो थे वो पूरे उस अनुभव में हम लोगों तक पहुंचा। आई होप मैं काम थोड़ा कर पाई हूँ अपना। बिल्कुल बिल्कुल कर पाई है। लेकिन ये सब आपने सीखा कौन से? हाँ, सीखा कौन थे कहाँ आपके से? गुरु? तो जी पहले ऐसा हुआ कि जिस दिन मैंने आपको बताया, ये रियलाइजेशन मुझे आई कि चलो कुछ करना है, और ऐसा कुछ करना है जो मुझे मतलब उस मुकाम तक ले जाए, जो अपनी अंदर की, जो मेरे अंदर ब्लिस है, जो मेरे अंदर एक जिंदगी की एक जॉय है, वो मुझे एक्सपीरियंस हो और एक एक्सटेसी महसूस हो हर मोमेंट में। तो मुझे लगा ऐसा क्या करें, वो क्या पाथ है जहाँ वो जो लेकर जाएगा मुझे। तो मैंने ऐसी, मतलब मैं सुनती थी फोक सिंगर्स को, मुझे लगा हाँ ये मैं कहना चाहती हूँ, चलो मैं ट्राई करती हूँ गाना। तो मैं मध्य प्रदेश गई पहले, वहाँ पर कुछ फोक सिंगर से मैं मिली। तो उन लोगों ने मुझे पहले थोड़ा सा सिखाया, 3-4 भजन सिखाए। फिर वो बोले कि तुम्हें ये तंबूरा चाहिए तो तुम राजस्थान जाओ लेने के लिए। फिर मैं राजस्थान गई, एक गांव है केतु, वहाँ पर ये बनता है। तो मैं वहाँ पर गई, तो साथ में एक मित्र भी मेरे थे। तो वो कहने लगे कि देखो जोधपुर तक तो हम आए हैं, तो चलो जैसलमेर से आगे एक गांव है छत्तांगढ़ गांव, तो बोले कि वहाँ चलते हैं, वहाँ पर एक गायक है महेशाराम जी, उनसे भी मिलके आते हैं। तो ऐसे करके मैं फिर उस गांव में पहुंची। अच्छा, महेशा जी के इधर। हाँ, तो वो मिले आपको? जी, तो उनका मैंने गाना पहले सीडी में सुना था, और तो इसलिए मैं उनसे मिलने गई। तो वहाँ पर पहली बार मैं तंबूरा लेके गई। फिर उन्होंने ये तंबूरा ट्यून किया मेरे लिए और बोला बजाएं। तो हमने कहा हमें तो आता ही नहीं है बजाना। तो बोले कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कर लो। तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया। जब वो पहली बार ऐसे ऐसे तार छेड़ी, वो अंदर की कोई तार हिल गई और बहुत जोर के मैं रोई उस दिन। अच्छा। एकदम से लगा कि कुछ एक कनेक्शन कहीं हो गया, एक रिश्ता बन गया जैसे। तो ऐसे मैंने करके जो है गाना शुरू किया। लेकिन महेशाराम जी तुरंत तैयार हो गए आपको सिखाने के लिए? जी नहीं, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं पहले ही मध्य प्रदेश में 10 दिन शुरू कर चुकी थी गाना। तो मध्य प्रदेश की शैली थोड़ी अलग है, वो मालवी में गाते हैं, जैसे आपने गाया मन लागो यार फकीरी में, ये एक्चुअली फोक सॉन्ग है। तो वो लोग अलग शैली में गाते हैं उसको। तो मैंने सोचा था कि हाँ वहाँ तो शुरू कर ही दिया, अब तंबूरा लेके वहीं जाएंगे। लेकिन जब महेशा जी भी दिख गए तो मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हो गई कि अब क्या करना है, ये तो ये भी है और वो भी है। और मैं एज अ लर्नर मैं एक गुरु को सरेंडर करती हूँ, जब है तो फिर पूरा बस वहीं सरेंडर करके और वहीं से सीखना है। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, अब किससे सीखूँ। तो मैंने लिटरली आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा अगर तुम चाहते हो कि मैं गाना सीखूँ तो गुरु को घर पे भेजो, अब मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर मैं लिटरली महेशा जी 1 महीने के अंदर बॉम्बे आए, उनका भी कॉन्सर्ट हो गया बाय चांस, और फिर वो मेरे घर आए और उन्होंने मुझे ये गाना सिखाया जी कबीरा जी। और जब वो तो आए
तो जब वो आए तो मेरे लिए जवाब आ गया कि यही है। तो जब वो गए उस दिन, मैं तो 2 दिन मतलब पता नहीं क्या हुआ, बस आए 4 घंटे गाना सिखाया और चले गए। लेकिन अगले दिन तो मेरी आवाज़ ना निकले, मतलब मैं रोऊं उनको याद करके, पता नहीं क्या हो गया। तो इतना मोहब्बत एकदम से जो हो गया, तो मुझे लगा यही है, क्योंकि इतना तो अटैचमेंट उनको भी, वो भी रो रहे हैं जाके, मतलब ऐसा अटैचमेंट हो गया। तो ऐसे तैयार तो क्या होता है कि ये जो फोक म्यूज़िक की जो है, मतलब जो गांव में गाते हैं, आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि शहर वाले लोगों ने बहुत ले के उनका पूरा खजाना बहुत कमर्शलाइज कर दिया है। तो अब क्या हो गया, गांव में एक ऐसा एटीट्यूड हो गया है कि हम आपको क्यों सिखाएं, हम आपको सिखाएं, वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गया। अभी वो कोई सिखाना नहीं चाहते, उनको लगता है कि उनकी चीज़ छीन के उनको तो कुछ पैसे नहीं मिलते, और वो बेचारे इतने गरीबी में हैं, तो उनको लगता है कि लोग तो लेके जाएंगे, कितने लोगों ने सीख के कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, लोग बैंड बना रहे हैं, लेकिन जहाँ से आ रहा है वो तो किसी को भी नहीं पता। तो वो मुझे सिर्फ ऐसे भजन सिखाते थे। मैं गई उनके पास रहने के लिए, तो गणपति का भजन सीख लो, अच्छा हम आते हैं अभी थोड़ी देर में आते हैं, बैठो तुम। तो हम वेट करते रहे, आते ही नहीं, अच्छा चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो 1 महीना मैं रही उनके पास और मैंने एक भजन नहीं सीखा। और एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये क्या है, क्योंकि मैं बहुत कुछ छोड़ के आई पीछे। तो मैंने एक दिन बहुत गुस्सा चढ़ा, हम दोनों जयपुर में थे और मैं और महेशाराम जी, तो मैंने महेशा जी को एकदम चिल्ला दिया। मैंने बोला, महेशाराम मैं सब छोड़ के आई हूँ, मुझे एक बूंद दे दो। तो उस दिन मैं छोड़ के चली गई उन्हें बाहर। तो वो फ़ोन करते रहे, मैं वापस नहीं आई। फिर अगले दिन मैं वापस आई, मैं किसी के यहाँ चली गई, जयपुर में दोस्त के यहाँ पर चली गई। अगले दिन वापस आए, बोले हम सिखाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, अब तुम सिखाओगे मेरे घर आके, अब मैं नहीं आऊँगी। अब फिर मैं गई वापस अम्बाला, मेरी मम्मी का घर है। थोड़े महीनों बाद फिर वो आए रहे और उन्होंने मुझे फिर जो मैं चाहती थी सीखना, क्योंकि क्या है कि बहुत गहरे भजन है जो कोई भी गाँव वाला आपको नहीं सिखाएगा। जैसे फ़कीरी के हैं, निर्गुण के हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारा खजाना है ये, तो हम नहीं देंगे इतने। और बहुत म्यूजिशियंस ने जो लोकल है राजस्थान के, बहुत क्रिटिसाइज भी किया। जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे जहाँ पर राजस्थान के सारे म्यूजिशियंस थे। कुछ लोगों ने तो बात भी नहीं करी मुझसे, क्योंकि वो महेशा जी को बोलते थे क्यों सिखा रहे हो, अपना कल्चर बाहर के लोगों को क्यों दे रहे हो। तो वो बोलते थे, महेशा जी अपने गांव में तो कोई लायक ही नहीं लेने को, जो लायक है उसको दे रहा हूँ। तो क्योंकि अब गांव के अंदर भी ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग शहरों की तरफ भागना चाहते हैं, गाना कोई गाना नहीं चाहता, सब लोग फैंसी लाइफ चाहते हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है उस स्पिरिट में जिसमें होना चाहिए। बड़ा स्ट्रगल था, लेकिन 1 महीना मैंने बड़ी सेवा करी। उसके बाद फिर उन्होंने थोड़े से ऐसे भजन देने शुरू करे जो मैं गाना चाहती थी। तो सीखने की प्रोसेस कैसी होती है? तो जी, सीखने की जो प्रोसेस है, मेरे हिसाब से ये 2 प्रोसेसेस हैं। इसमें एक चीज़ तो है, जैसे हम जब एक है सुर को सीखना, वादन सीखना, ये तंबूरा सीखना, गाने की लिरिक्स सीखना, उसका ट्यून सीखना, एक तो वो प्रोसेस है। और वो प्रोसेस हमें एक जना नहीं सिखाता है, वो तो मंडली होती है 5-6 लोगों की। तो कभी कोई मंजीरे सिखा देता है, कभी कोई बोल लिखवा देता है, और ऐसा कोई क्लासरूम नहीं होता है। मतलब वो लोग गा रहे हैं तो आप गाइए बस साथ में, ऐसा है। तो कभी कोई कुछ सिखा देता है, तो बस आप रहते रहते आपको खुद ही नहीं पता चलता आप कब सीख गए, क्योंकि वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम नहीं फॉलो करता कि अब हमारा क्लास का टाइम है, हम बैठेंगे। वो तो हमें देखना पड़ता है कि अब इनका मूड हो रहा है तो इनको पकड़ लें हम, तो ये सिखा दें हमें। तो ऐसे पकड़ने पड़ते हैं हमें टाइम, मतलब दिन में 1 घंटा होगा कि वो शायद हमें सिखा दें थोड़ा सा। राइट, तो पेशेंस बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत मतलब पेशेंस चाहिए राइट मूड में पकड़ने की, कि अब प्लीज़ सिखा दें। आपके गुरु की विशेषता क्या है? वो तो एक ऐसे हैं, जैसे उनके अंदर मुझे लगता है एक बहुत अनंत, मतलब एक जॉय बहुत है। जब भी वो गाते हैं वो इतनी ज़्यादा खुशी में होते हैं कि वो खुशी इतनी इन्फेक्शियस है कि आपको भी महसूस होगी। तो वो उनके, इसलिए मैंने उनको एक और रीज़न से चुना, क्योंकि बाकी मुझे किसी भी ऐसे फोक सिंगर में अभी तक वो खुशी नहीं नज़र आई जो उनके अंदर है। अच्छा, अभी एक बाजू महेशाराम जी है, दूसरे बाजू कबीर, मीराबाई, ये सब लोगों में खासियत क्या मिली आपको? तो ऐसा है कि जैसे जब आप गाना गाते हैं, मैं इससे रिलेट करूँगी कि जब आप गाना गाते हैं, पहली बात तो है कि हम गा रहे हैं गाना, ठीक है। दूसरी बात यह है, जब मैं सबसे पहले सीखने गई थी, जब ये संतों की जो वाणी है, जब मैं मध्य प्रदेश गई तो मुझे वो फोक सिंगर्स ने बोला कि बीबी ये तो गाना नहीं है, ये तो रोना है, संतों ने रोया, आपको रोना पड़ेगा। तो उस दिन और बोले कि इसमें तो कोई राग नहीं है, ये बैराग है, और आपको बैराग में जाना पड़ेगा ये गाने के लिए। तो इसकी जो संतों की वाणी की खासियत है कि वो लोग गाने नहीं गा रहे थे,
वो गाने वो लोग नहीं बैठ के गाए। गाने नहीं गा रहे थे टाइम पास के लिए, बराबर है। वो लोग कह रहे थे कि ये सच्चाई है और हमने ये भुगती है और ये सच्चाई है हमने रियलाइज करी है। तो वो उनका कहने का मतलब था कि आप कहिए, आप गाना ना गाइए यहाँ पर बैठ के। राइट। तो मेरे को पहली बार ये लगा कि हाँ ये मेरे लिए सही बात है, क्योंकि इसके अंदर जो हम गा रहे हैं, जो कबीर जी ने कहा है, अगर आपको बोलना है वही सच्चाई, तो वो सच्चाई आपने जी भी होनी चाहिए, आपको जीना पड़ेगा उसे, आपको अंदर उतारना पड़ेगा, अपनी रूह में उतारना पड़ेगा। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ लर्निंग है, जो संतों की वाणी गा के आपके अंदर ऐसा होता है कि कई बार ये भी हुआ है कि मैं कुछ गा रही हूँ या कुछ सीख रही हूँ और मेरी लाइफ में वही होने लग जाता है जो उसकी रियलाइजेशन करवाता है, या फिर मेरे अंदर ऐसी रियलाइजेशन चल रही है जो और महेशा जी वही गाना गा देंगे तो मेरे को एक वो मिल जाता है एक्सप्रेशन। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि मीराबाई का कुछ लॉन्गिंग के सॉन्ग्स हैं जिसमें वो कृष्णा की लॉन्गिंग में हैं, तो वो हम लोग नहीं गाते, इतना ज़्यादा सुने भी नहीं होंगे लोगों ने, लेकिन कितनी बार ऐसे एक फेजेस में मैं थी कि जिसमें मुझे बहुत, मैं इंटेंस पेन में लॉन्गिंग में थी, तो मीराबाई के मैंने फिर लॉन्गिंग के भजन सीखे क्योंकि मुझे वही चीज़ कहनी थी। तो उसका, तो ये जो आप अंदर से जो आपकी रूह बात कर रही है वो संतों ने ऑलरेडी कहा है। तो मेरे हिसाब से उन चीज़ों को कहना, इंटरनलाइज करना जो है वो बहुत एक सेल्फ डीपली चेंजिंग प्रोसेस है। और आप एक ट्रैवलिंग सिंगर है जी। तो ये ट्रैवलिंग सिंगर क्या होते हैं, ये कला पेश करने का कौन सा तरीका है? नहीं जी, मैंने ऐसे डिसाइड नहीं किया था कि मैं ट्रैवलिंग सिंगर होगी, मेरे पास घर नहीं है। बराबर। तो 2 साल पहले मैंने घर छोड़ा बम्बई में, तो उसके बाद से कभी 3 महीना यहाँ, 2 इधर, 1 महीना इधर, 1 हफ्ता इधर, मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ मैं ठहरूं एक जगह पे, और ज़िंदगी ठहरने नहीं देती एक जगह पर। तो कभी, अब मैं बहुत इंट्यूशन से काम करती हूँ, तो कभी मन में आ गया चलो उठ के नागपुर चले जाओ, चलो उठ के लखनऊ, हाँ हाँ ठीक है चले जाएंगे, तो बस ऐसा होता रहा। तो कौन से लोगों के सामने आपने आपकी कला है ना, ये जो व्यक्त होना है वो आप कला भी नहीं कहेंगे उसे? तो इसमें भी ऐसा हुआ कि पहले जब हमने सीख लिया 1.5 साल, तो मुझे लगा अब मैं खुद अप्रोच करूँगी, प्रोग्राम करूँगी लोगों से, मैं मतलब जो कॉन्सर्ट कराते हैं। तो फिर एक अंदर की आवाज़ आई, बोली कि तुम्हारा काम थोड़ी ना था सोचना कौन सुनेगा, काम तो हमारा था, तुम्हारा काम गाना था बस। तो मुझे समझ में आया कि मैं गलत कर रही हूँ, मतलब जो कला मैंने अभी 1.5 साल से हुई है और मुझे लगता है मैं अच्छा गाती हूँ, तो मुझे अब लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चुनना कि कौन सुनेगा अब। तो मुझे ये एक अंदर से आवाज़ आई और ये कहा गया कि ये तुम नहीं चुनोगी कौन सुनेगा। तो अब ऐसा है कि मैं जहाँ मुझे मेरा दिल खुल जाता है, कभी एक जना भी आ जाता है घर पे और कुछ गाना पड़ता है तो मैं वो भी गाती हूँ। तो कई बार मैं यूजली होम सत्संग ज़्यादा करती हूँ, घरों में लोग घर में बुलाते हैं और मैं गा देती हूँ, और कॉन्सर्ट भी कर लेते हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा ही रहा है, मैंने ऐसे ही रहा है कि समहाउ कि जैसे घर है लोगों ने, और मुझे लगता है ये परंपरा होनी भी चाहिए हमारे में, हमारे अंदर ये शुरू में थी सत्संग करने की परंपरा, जिसमें अभी भी लोग गाँव में रात भर घरों में बैठ के गाते हैं, वो हमने छोड़ दिया है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि लोग अपने घरों में वो अपने दरवाजे खोलें और एक ऐसा महफिल कराएं जिसमें हम ये कल्चर बने हमारे अंदर वापस, ये वाणी गाने का अपने घरों में। तो इसलिए मैं घरों में गाती हूँ। लेकिन आपकी कला का कोई मोल या मानधन तो लेती नहीं जी। ये कहाँ से आ गई बात? तो वो ऐसा हुआ कि जब गाना शुरू किया तो तब तो मैंने बिजनेस छोड़ा था। तो पहले तो हम बहुत ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे थे, हमने इंजीनियरिंग करी, एजुकेशन में किया, फिर हमने बहुत बड़ा बिजनेस भी करा। तो अब गाने के लिए, छोटे से गाने के लिए क्या पैसे लेने, ऐसे लगता था कि ये कितना और लगेगा ना, लोग से मैं बोलूँगी मुझे पैसे दें। तो बस मेरी एक ईगो थी कि नहीं, मैं तो कैसे लूँ पैसे इसके लिए, तो मैं हॉबी के लिए गा रही होंगी तो नहीं मैं कैसे लूँ। तो बड़ा मुश्किल होने लग गया क्योंकि मेरे को एक्चुअली फिर ये लगने लगा कि हाँ मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और मेरे पास लिटरली कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन मैं मांगती भी नहीं थी। तो समझ नहीं आया ये कैसे काम वर्कआउट होगा। तो एक दिन मैं बैंगलोर में एक सत्संग में थी, गाते गाते फिर मुझे वो जो आवाज़ है मेरी अंदर की, वो बोली भिक्षा लो, भिक्षा लो। तो फिर मैंने रोकी वहीं पर गाना, फिर मैंने लोगों को बोला मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं आपसे भिक्षा मांगूं, और आपकी भिक्षा कुछ भी हो सकती है, आशीर्वाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके शब्द हो सकते हैं, आपका कुछ भी जो आप देना चाहें। उस दिन वो पहली बार मेरे साथ हुआ। उसके फॉलोइंग 10 दिन तक मेरी जो इतनी भी ईगो थी कि मैं गाना गा रही हूँ,
तो मैं अपने गाने के लिए कैसे पैसे लूँ, वो सब ईगो मेरी क्रैश हो गई। और मुझे ऐसा महसूस होने के लिए हुआ कि ये तंबूरा पहले मैंने उठाया था खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अब ये मुझे गवा रहा है, अब ये मैं नहीं गा रही। तो ये जो अब जब जिंदगी जब ये खुद कराने लगती है, जब पहले आपको लगता है ये आपका इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, आप अपनी आवाज को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, और सडनली आपको ये रियलाइज होता है कि ये तो वो इस्तेमाल कर रहा है आपको। तो अब जब वो इस्तेमाल कर रहा है तो वही जरिया बनाए, अब इसको आगे बढ़ाने का हमारी तो जॉब नहीं है वो। तो फिर ठीक है, लोग जो भिक्षा देते हैं उस पैसे से फिर हम अगली सिटी में पहुंच जाते हैं, या फिर कोई रहने को दे देता है घर, कोई खाने को दे देता है, तो ऐसे करके बस चल जाता है। मेरा सवाल नेहा जी आपको ऐसा है कि पहले आप एक लाइफस्टाइल में जी एक बन चुकी थी, जी। एक लाइफस्टाइल आपकी थी जो बचपन से थी, जो बिजनेस तक, वो जिंदगी तक थी जी। और ये जो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल है कि जिसमें भिक्षा है, जिसमें अगर हम कहें कि ठिकाना नहीं है, एक जिप्सी ट्रैवलिंग टाइप का मोड है, ये जो ट्रांजिशन है वो उसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं आई? जी, कठिनाइयाँ तो हमेशा ही होती हैं। हाँ। मुझे तो आज ये भी नहीं पता मैं दिल्ली जाके अभी किसके यहाँ रहने वाली हूँ, तो मतलब वो मुझे अभी तक ये कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन कठिनाइयों का भी ये है कि इन अ वे आई ऑल्सो लाइक दीज स्ट्रगल्स। मुझे ये वाले स्ट्रगल्स पसंद हैं, क्योंकि जितनी बार मेरी लाइफ में मैं किसी भी नए शहर में गई हूँ और मुझे ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, मैं लिटरली कितनी बार गई हूँ और मुझे नहीं पता मुझे कहाँ रहना है, तो मैं खड़ी होकर सोचती हूँ कि अच्छा क्या करूँ, और फिर एकदम से अकेले पड़ गए, कोई नहीं है, कैसे वापस जिए। क्योंकि एक्चुअली आप जो बता रहे हैं, एक कंफर्ट जोन बन गया था, एक कंफर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि आपको एक रूटीन हो जाता है, आपके पास सब कुछ होता है, पैसा भी होता है, सब होता है। तो सडनली अब आप उस कंफर्ट जोन से निकल गए। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो स्ट्रगल तो होगा, लेकिन वो स्ट्रगल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो स्ट्रगल आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, और जब वो डिस्ट्रॉय करता है आपको, तो आपको दोबारा से अपने आप को बनाना पड़ता है, और उस दोबारा से अपने आप को अपने हिस्से जोड़ते जोड़ते आप और स्ट्रांग बन जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको वो स्ट्रगल इतना बुरा नहीं लगता, वो आसान हो जाता है। तो स्ट्रगल तो क्या है, जिंदगी फ्लूइड है बहुत। अगर आप सेटल होने की कोशिश करेंगे कहीं पर तो आपको स्ट्रगल लगेगा, अगर आप बहेंगे तो वो स्ट्रगल नहीं है। आई थिंक मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मतलब जब मुझे कुछ करना होता है तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि उसमें क्या रिस्क है, बस मैं उठ के चल देती हूँ, मतलब। और मेरे को मतलब जिंदगी पे बहुत विश्वास है, एंड मुझे ये लगता है कि जब उसकी आवाज़ आई है कि ये करना है, तो फिर वो देखे हमारी स्ट्रगल क्या होती है, किसी के साथ होती है, किसी दूसरे इंसान के साथ हमारी हमेशा एक स्ट्रगल होती है। मोस्टली हम सबकी वही स्ट्रगल है। मेरे लिए हमेशा से जो भी मैं करती आई हूँ, चाहे वो मैंने काम किया, नौकरी करी, बिजनेस किया, चाहे मैंने शादी करी, रिलेशनशिप जिया, उसमें मेरे लिए एक फोकस हमेशा से था कि मेरा अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है। तो जब मुझे लगा कि हाँ दूसरा इंसान इतना बुरा है, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो जब मैंने अपने अंदर झांक के देखती हूँ मैं कई बार कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, तब मुझे समझ में आता है कि मेरा ही पैटर्न दोहरा रही हूँ मैं। तो मुझे उस पैटर्न को ब्रेक करना है, और जैसे ही मैं उस पैटर्न को अपने अंदर से, मेरे अंदर अवेयरनेस आ जाती है और मैं उसको निकाल देती हूँ अपने अंदर से, तो वो चीज़ दोबारा नहीं आती मेरे सामने, वो बुराई मुझे दिखती ही नहीं है, वो स्ट्रगल आता ही नहीं है, वो दोबारा से वो इश्यूज आते ही नहीं हैं। क्योंकि जब आप अंदर से अपने सफाई कर लेंगे तो वो बाहर की सफाई तो अपने आप होती रहती है। ये सब आपका जो चल रहा है जी, वो घर वालों की रिएक्शंस क्या रही उसमें? तो ऐसा हुआ कि जब मैंने घर छोड़ा, घर तो छोड़ने में थोड़ा टाइम लगा डिसीजन लेने में। 2016 में मैंने संगीत शुरू ये किया था। 2017 तक ऐसा हो गया कि मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशन बहुत ख़राब हो गया। मतलब ख़राब ना, मतलब वो बहुत डिसअप्रूव करने लगे कि क्या कर रही हो तुम, तो रहती नहीं हो एक जगह, कभी राजस्थान कभी इधर, कभी तुम ट्रैवल ही करती रहती हो। तो काम भी छोड़ दिया था, तो पैसे आने बंद हो गए। तो अब पैसे, आई वाज इन अ लग्जरी बिजनेस, तो मेरे पास बहुत अच्छी अर्निंग थी। तो एकदम से अब बॉम्बे का खर्चा, अब बॉम्बे में तो आसान नहीं है सरवाइव करना, तो जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म होने लगी। तो बहुत एक सेंस ऑफ डिसअप्रूवल था उनके अंदर कि नहीं, मैं ऐसे इसमें नहीं जी सकता, तुम एज अ हॉबी कर लो, लेकिन तुम उसको ये नहीं कि तुम पूरे टाइम यही करती रहो, मतलब फिर नौकरी भी कर लो। मैंने कहा ये तो नहीं मैं कर सकती, अब ये तो आग लगी अंदर, ये तो इसमें तो डूबना पड़ेगा, हम ऐसे हॉबी की तरह नहीं है ये तो। मतलब अगर आप गा रहे हैं कबीर, तो आपको खुद बनना पड़ेगा, वो कबीरियत आपको जीनी पड़ेगी। आप नहीं, आप नौकरी करके आप फिर ये करें, फिर आप कहें कि नहीं हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, आपको कंफर्ट जोन तो तोड़ना ही पड़ेगा।
तो वो जब बात आई तो फिर हमारे रास्ते थोड़े अलग होने लगे, तो फिर फाइनली एक ये पॉइंट आया, उन्होंने कहा कि या तो ये उठा लो या फिर यहाँ रह लो। तो हमने कहा हम तंबूरा ही उठा लेते हैं, ज़्यादा खुशी देगा शायद। तो जब मैं घर गई तो मुझे लगा सब गुस्सा होंगे, मतलब मैं डिसीजन ले रही थी तो गई, लेकिन टू माय सरप्राइज मेरी मदर, मेरी मॉम ने बहुत ही टू माय सरप्राइज ही मुझे ये कहा कि देखो मैं भी एक औरत हूँ और ये काम तो मैंने भी किया है अपने, मतलब सबको खुश रखने के लिए, घर को बांध के रखने के लिए। सब लोग मुझे, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा देखो तुम तो औरत हो, तुम्हारे अंदर ज़्यादा विजडम है, तुम पेशेंस दिखाओ, तुम सरेंडर करो। जो मैंने किया, मैंने बहुत सरेंडर किया, लेकिन इस मामले में अगर मुझे कोई कहे कि नहीं तुम छोड़ दो, तुम सिर्फ अपना घर बचाओ पहले, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि देखो ये तो हमने भी किया है, ये तो दुनिया की सारी औरतें करती आई हैं, तो तुम इतिहास क्यों रिपीट कर रही हो, तुम नया इतिहास बनाओ ना, जो तुम्हें करना है वो तुम करो। तो एक मेरी माँ की सपोर्ट से फिर मैंने बोला हाँ, अगर मेरी माँ भी ये कह रही है, क्योंकि मेरी माँ ने बोला मैं दोबारा हिस्ट्री रिपीट होना नहीं देख सकती आप, तो इसलिए उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो आज आप संगीत के साथ है जी। ये सत्संग करती है, भिक्षा लेती है, अभी आप ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सीखना आपने शुरू किया है? जी हाँ। मैंने अभी फिलहाल लखनऊ में अमित मुखर्जी हैं मेरे गुरुजी, उनसे अभी 1 ही महीना 2 महीने ही हुए हैं, तो मैंने थोड़ा सा अभी मुझे लगा कि क्योंकि जब आप फोक सिंगर से सीखते हैं ना, तो उनके तो मतलब जब बच्चा पैदा होता है रोता भी सुर में ही है, उनका तो इतना सुर बसा हुआ है अंदर। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अवेयरनेस चाहिए अपने म्यूज़िक में थोड़ी और, मुझे सुर की नॉलेज चाहिए जो नहीं है, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि, क्योंकि मन तो मेरा ये नहीं करता कि सिर्फ मैं कबीर गाऊं, मेरा मन करता है कि कई बार मैं सुनती हूँ बुल्ले शाह, मुझे वो भी गाने का मन होता है, मेरे को गुरु नानक को भी गाने का मन होता है, मुझे कोई बॉलीवुड का गाना भी गाने को मन होता है। तो पॉइंट ये नहीं कि मैं कबीर गाऊं या मैं मीराबाई गाऊं, या फिर पॉइंट ये कि जो मेरा दिल, जिसमें मेरे दिल को खुशी मिल रही है, एक रिलीज मिल रहा है, क्या मैं वो गा सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं नहीं गा सकती क्योंकि मेरे को अंदर कोई क्लासिकल का बेस नहीं है, सुर की ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने अभी लखनऊ में फिर थोड़ा सीखना शुरू किया क्लासिकल। आगे की प्लान्स आपके क्या है? जी मेरे तो कोई प्लान्स नहीं है, मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता अभी जाके मुझे कहाँ रहना है दिल्ली में। फिलहाल तो ये है कि हाँ अपना एक थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ मैं क्लासिकल में, और ताकि थोड़ी अवेयरनेस से गा पाऊँ, ये इतना मुझे पता है। अभी जो भी आपने सत्संग किए हैं, गांव-गांव में गाई है, आप पूरे देश में गाई है, उसमें से कोई एक अनुभव याद है आपको? जैसे जब हम ऐसे अनुभव, जैसे जब हम सत्संग करते हैं गांव में, तो रात भर के सत्संग चलते हैं, तो जब वो रात भर आप वाणी सुनते हैं ना, तो आपका जैसे उसमें भी एक सीक्वेंस है, आप शुरू करते हैं गणपति भजन से, फिर आप गाते हैं गुरु के बारे में, जब रात गहरी होती है तो आप गाते हैं फकीरी, निर्गुण, जब आप 3 बजे 4 बजे, तो वो इतना इंटेंस हो जाता है वो माहौल। सुबह 6 बजे वो एक रूल है, मतलब गाने का एक रूल है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं, सुबह 5 या सूर्योदय तक या होने से पहले बस वो फॉलो करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है उसके बाद हम कहते हैं बेखरी, जिसका कोई मतलब वो नहीं है, मतलब कोई रूल ही नहीं है, उसमें हम सिर्फ मीराबाई गाते हैं। और जब वो टाइम आता है कि सूर्य उदय हो रहा है, बस जैसे पहली एक किरण आई और उसमें आप, क्योंकि आप इतना इंटेंसली आप बात कर रहे हैं निर्गुण की, फकीरी की, और सडनली फिर आप मीराबाई में झूम जाते हैं, तो सुबह के जो टाइम है 5 साढ़े 5 का, और उसमें जब आप शुरू करते हैं मीराबाई गाना, तो फिर सब लोग झूमते हैं और डांस करते हैं और एक एक्सटेसी सी हो जाती है। वाह वाह। मुझे लगता है अभी हम रैपिड फायर की तरफ आते हैं। आपका पसंदीदा वाद्य कौन सा है? तंबूराई। तंबूराई। अपनी आवाज अपनी आवाज है। इस सब यात्रा में मेरे लिए, मेरी परिभाषा में जीवन का मकसद कुछ नहीं है, जीना है हर पल, उसको गहराई में देखना है। क्योंकि पहले मैं मकसद ढूंढती थी, मैंने बहुत टाइम लगाया, क्या मकसद है, क्या मकसद है। अब मुझे समझ में आया कि हमारा मकसद नहीं है, जीवन का अपना एक मकसद है, वो अब आपके थ्रू पूरा कर लेगा। मैं एक छोटी सी 1 मिनट लूँगी इसमें। एक मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मैं एक बार एक जंगल में गई, वहाँ पर रात को ऐसी हम लेटे हुए थे, तो मेरे को एकदम एक ख्याल आया कि ये पेड़ पौधे कौन उगा रहा है, मतलब ये इनको कौन बता रहा है कैसे उगना है, कैसे अंकुरित होना है, कैसे फूल उगना है, मतलब इतने सुंदर कलर कैसे लेने हैं या सुंदर कैसे बनना है, इनको कौन बता रहा है आके। तो लॉजिकली अब ये है कि हाँ, एक नेचर की इंटेलिजेंस है जो
अपने आप से काम कर रही है और अपने आप जो है एक पेड़, एक फूल, एक पत्ता अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर रहा है ना। कोई स्कूल में तो नहीं जाते वो लोग। तो मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि हमें स्कूल में सिखाया गया ना वो नेचर है और ये आप हैं। हमें लगता है नेचर मतलब पेड़ पौधे, लेकिन हम ये नहीं सोचते हम भी नेचर है ना। तो जब वो इंटेलिजेंस उस फूल पत्ते में काम कर रही है तो वो इंटेलिजेंस तो आपके अंदर भी काम कर रही है ना। बराबर। तो आप उस इंटेलिजेंस को अलाउ करें अपना काम करने के लिए। लेकिन हमने अपने दिमाग को इतना भर लिया है, हमें करियर क्या करना है, हमें खाना क्या खाना है, हमने इतना भर लिया कि हमें टाइम ही कहाँ है वो इंटेलिजेंस को पहचानने का। हम खाली थोड़ी ना बैठते हैं। हम तो खाली बैठते तो हम सोचते हैं अरे तुम खाली बैठे हो, कुछ भी नहीं करते। तो वो खाली बैठना बड़ा जरूरी है कई बार। अगर आप आपके यात्रा में है जी। और अगर आपके सामने समझो कबीर जी आते हैं जी। तो आप उनसे क्या पूछेगी? मुझे नहीं लगता मैं उनसे कुछ पूछूंगी। मेरे अंदर ऐसा जब कोई सवाल आता है जवाब अपने आप आ ही जाता है कभी ना कभी। हाँ, तो वो एक सॉलिड इंटरेस्टिंग बात है। आपकी वो अंदर की आवाज क्या है? वो यही है जो मैंने आपको बताया कि जब एक नेचर की इंटेलिजेंस काम कर ही रही है, हम पूछते हैं गुरु कौन है ना। हम कहते हैं ये हमारे गुरु हैं, वो गुरु हैं। तो ये जो गुरु की जो मार्केट प्लेस बन गई है इसमें हम सब बड़े कंफ्यूज हो गए हैं। ये गुरु कोई नहीं है। ये जो लोग कहते हैं अंदर की आवाज, ये अंदर की आवाज यही नेचर की इंटेलिजेंस है जो एक फूल पत्ते के अंदर भी है। तो अगर आप उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो वो आपको वैसे भी बताएगी कि क्योंकि देखिए लाइफ की एक नेचर ये है, एक बेसिक क्वालिटी लाइफ की ये है कि लाइफ हमेशा एक ऊपर की तरफ जाती है। जिंदगी का जो भाव है वो आपको कभी नीचे नहीं ले जाएगा, वो एक उभरने का भाव है। एक फूल खिलता ही है ना, पेड़ उगता ही है, तो एक इंसान भी ऊपर ही जाएगा नेचुरली। उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो जिंदगी की क्वालिटी है एक। है ना। तो अगर आप उस क्वालिटी को पहचाने, उस जिंदगी की एक फोर्स को पहचाने और उसको अपना एक्ट करने दें तो वो आपको वो दिशा ही दिखाएगी। और वही गुरु है। वो दिशा आपके दिल से दिखाएगी कि सुनो अब ऐसा करो, उठो और लेफ्ट चले जाओ, उठो और यहाँ जाओ। तो मेरे को कई बार ऐसे ऐसे चीजें आती हैं कि जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। कोई लोग सोचते हैं तुम क्यों जा रही हो उठ के नागपुर, पता नहीं बस आवाज आई है जाना है। और जब जाते हैं तो इतने लोगों से मिलना होता है, इतना काम होता है कि लगता है अच्छा इसीलिए आए थे यहाँ पर। तो हमारे अंदर बड़ा नीड है इनहेरेंट ह्यूमन बीइंग्स में लॉजिक डिराइव करने का। जब हमें पॉइंट 1 से 5 जाना है तो 1 2 3 4 5 का लॉजिक हमें चाहिए। लेकिन जो ये जिंदगी की जो अंदर अपना फ्लो है वो लॉजिकल नहीं है, बस वो है। तो आप 1 से 5 जंप कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आप उस आवाज को, उस फ्लो को पहचाने कि जिंदगी का फ्लो क्या है और उसके साथ अपने आप को अलाइन करें, तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये 1 2 3 4 5 की में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 1 to 5 जंप कर जाएंगे अपने आप, क्योंकि वो लॉजिक की नीड हमारी है। लॉजिक की नीड हमारी है जी। आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया था, कबीरियत। मुझे लगता है बहुत अच्छा शब्द है कि कबीर को जानना है तो वो सिर्फ शब्दों से नहीं होगा, उसकी जो कबीरियत है वो अपनी जिंदगी में आनी चाहिए। तुम्ही जर गेल्या तासभराकडे पाहिलं असेल तर मला असं वाटतं की आपला हा सगळा संवाद आपल्या सर्वांसाठी खूप चॅलेंजिंग संवाद होता। ही मुलगी आपल्या समोर बसून आपण ज्या प्रत्येक गृहीतकाला मानत असतो ते गृहीतक आपल्या समोर चॅलेंज करत होते। आणि त्यातलं शेवटचं चॅलेंज फार सुंदर आहे की आपलं लॉजिक तिने चॅलेंज केलं। आपण आपलं सगळंच आयुष्य आपल्या लॉजिकवरती चालवत असतो, एकानंतर दोन, दोनानंतर तीन, तीन के बाद चार, उसके बाद 5। और हमें बाद में ऐसे लगने लगता है कि हमारा लॉजिक यही सही लॉजिक है और दुनिया में इसके बिना और इसके सिवा और कोई लॉजिक की जरूरत ही नहीं है। कोई अगर अपना लॉजिक लगाए, अपना खुद का लॉजिक लगाए या नेचुरल लॉजिक लगाए उसमें, तो हमें लगता है कि अरे ये गलत है। लोगों ने सिर्फ हमारा लॉजिक उसको कॉपी टू कॉपी करना चाहिए। कैसे हो सकता है दूसरों का लॉजिक? तो ये हम सब लोग हमारे लॉजिक की शिकार बन जाते हैं। आणि हिच्यासारखी जेव्हा एखादी मुलगी किंवा एखादी व्यक्ती आपल्या समोर येते
तेव्हा आपण असे आतमधून हादरून निघतो की अरे आपण आत्तापर्यंत ज्या सगळ्याला व्यवस्था, चौकट, स्थैर्य, सुरक्षितता मानत होतो त्या सगळ्याला इतकं टाकून देता येतं, इतकं हे सगळं झपाटलेपण असतं. आणि हे झपाटलेपण हेच कबीरियत असतं. की ती जी कबीरियत आहे ती या सर्वांनी सांगितलेल्या तर्कशास्त्राला आव्हान देणारी आणि प्रत्येक क्षणाला चांगल्यासाठी नेणारी आपल्या पद्धतीनं. कबीराने कुठलीच पद्धत सांगितली नाही. म्हणून कबीर कोणाचा, कुठल्या चौकटीचा याच्यावरती आज सुद्धा वाद झाले. कारण कबीर ही व्यक्ती नव्हतीच. कबीर ही व्यक्ती होती पण तो एक विचार. आणि मुख्य म्हणजे कबीर ही एक भावना. आणि तो विचार आणि ती भावना कोणा एकाची नाही, तर ती असलीच तर संपूर्ण जगाची, संपूर्ण विश्वाची ती भावना आहे. तर त्यामुळे तू आमची सगळी गृहीतकं अशा पद्धतीने आज या तासाभरात चॅलेंज केलीस. पण हेही दाखवून दिलंस की कबीरियत जगणारी माणसं आज सुद्धा असू शकतात. आणि ही गोष्ट आमच्या सगळ्यांच्या समोर येणं फार गरजेची आहे, कारण आम्ही कबीरियत विसरत चाललेलो आहोत. त्यामुळे ते झपाटलेपण आहे. आणि दुसरी गोष्ट की त्या झपाटलेपणामध्येच एक जाणतेपण आहे. शेवटी या सगळ्या 10 मंडळींनी आपल्याला काय सांगितलं, तर झपाटलेपण गरजेचं आहे. पण झपाटलेपण म्हणजे नशा नाही. झपाटलेपण ते की जे स्वतःबद्दलची जाण, स्वतःबद्दलचं भान अधिक जागृत बनवतं, ते झपाटलेपण. स्वतःची जाण आणि स्वतःचं भान जे झाकळून टाकतं, ती नशा, ते झपाटलेपण नाही. आणि म्हणून झपाटलेपणामध्ये तो निसर्गाचा वरती नेणारा फोर्स असतो. आणि आपण सगळे त्या झपाटलेपणाला खाली खाली खेचत असतो. खरं म्हणजे झपाटलेपणाला उत्तेजन देणं खूप गरजेचं आहे. कारण जीवनाच्या ऊर्जेबरोबर जर आपल्या सगळ्यांचं आयुष्य वरती वरती जात राहिलं, तर त्या झपाटलेपणामध्ये अगदी नकळत आपल्याबरोबरच दुसरा सुद्धा जोडला जातो. मग ते पशु असतील, मग ते जिराफ असेल, हत्ती असेल, मधमाशी असेल, मग ती पुस्तकं असतील, मग ते विज्ञान असेल. झपाटलेपणामध्ये स्वतःबरोबर दुसरा जोडलं जाण्याचा जो प्रवास आहे, त्यामधून स्वतः आणि दुसरा ह्याच्यामधले भेद हळूहळू निघून जातील. आणि मग जे जाणतेपण येतं ते एकत्वामध्ये आहे. जाणतेपण हे दऱ्या खोदण्यामध्ये नाही आहे, भिंती बांधण्यामध्ये नाही आहे, तर जाणतेपण हे प्रवाहामध्ये आहे. जाणतेपण हे तटबंदीमध्ये नाही आहे, तर खुलेपणामध्ये आहे. म्हणून आपण सगळेजण जितक्या तटबंद्या काढू तितके आपण जाणते होऊ. विंदा करंदकरांनी म्हटल्याप्रमाणे मानवाचे अंती एक गोत्र. हे जेव्हा आपल्याला कळेल त्यावेळेला आपल्याला समजेल की आपण सगळे एक आहोत. तेच जाणतेपण आहे. आणि मग कबीराच्या भाषेतच म्हणायचं की मोल करो तलवार का पडे रहन दो म्यान. त्यामुळे आतली जी तलवार आहे ती या सगळ्या जाणतेपणाच्या अस्तित्वाची आहे. त्याचा एक भाग तू आज आमच्यासमोर आणलास. आणि मला वाटतं खूप सुंदर सांगता या दशावताराची झाली. म्हणजे ही आपली 10वी आजच्या या काल आणि आजच्या या संपूर्ण प्रवासामधली. हा वेध संपन्न होत असताना मला खूप छान वाटतंय. आज या 2 दिवसांनी आपल्याला विचार, भावना आणि वर्तनाची खूप सुंदर अशी मेजवानी दिली. या 10 जणांनी 10 मुखांनी आपल्याला झपाटलेपण ते जाणतेपण हा प्रवास ते कसे जगत आहेत हे सांगितलं. आणि म्हणून आता नेहाच्या सुरांनी आपण या 2 दिवसाच्या आपल्या जीवन की पाठशाला इसका समापन हम करते हैं आपके सुरों के साथ. थैंक यू. मैं उससे पहले आपको सच में थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार हम अपनी जर्नी जब करते हैं तो बहुत, जैसे आपने कहा, स्ट्रगल्स भी आते हैं. कई बार लगता है क्या कर रही है, इतना सिरदर्दी ले लिया, लेकिन एक कठिन हो ही जाता है. खैर, तो कई बार अब आज ऐसे लग रहा है आके कि शायद इट वाज वर्थ इट.
एक बार सबके साथ शेयर, मतलब एक मे बी आई हैड अ लाइफ वर्थ शेयरिंग, तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। कबीर ने बात करी है अपना घर जलाने की। वो घर क्या है? वो मैंने तो सच में ये घर जलाया है, लेकिन उसके अलावा वो घर क्या है? वो घर हमारी क्या है? आप कुछ गेस करेंगे किस घर की बात कर रहे हैं कबीर? कबीर कहते हैं अपना घर जला दीजिए। शायद अहंकार होगा, और या हमारे खुद की जो चौखट या कंफर्ट जोन होगा, जी हो सकता हमारी परसेप्शंस, या हमारी परसेप्शन, ये सही है, ये गलत या है, हमारा लॉजिक, जिसके हमारा बारे में logic। मैं अभी बात कर रहा था। तो कबीर ने बात करी है सबको जलाने की। तो कहते हैं मैं मेरा घर जाड़ लिया जोगी आजिया, तो मैंने अपना घर जला दिया जोगी। लियो पलीता हाथ, एक फायर टॉर्च हाथ में लेके, मशाल हाथ में लेके मैंने अपना ही घर जला दिया। क्यों जलाया? कहते हैं क्योंकि राम रस मीठो घड़ो पिए अमर हो जाए। कि अगर नहीं जलाएंगे तो वो जब राम का रस चखोगे तो सब कुछ जलाना पड़ेगा, और अगर जलाओगे तभी चख पाओगे। कोई अगर जाड़ लियो घर आपनो चलो हमारे साथ, घर जाड़ लिया घर उभरे घर राखे घर जाए। कि अगर घर जलाएंगे तभी तो नया घर उभरेगा, अगर इस घर को बचा के रखेंगे, इसके अंदर आप रहेंगे, तो ये तो जीवन व्यर्थ है, ये ऐसे ही चला जाएगा। तो कबीर कहते हैं एक अचंभो में जोवियो। अचंभो माने एक सरप्राइज, एक बड़ा ही ऐसा सरप्राइज कह रहे हैं, जोगी कह रहा है कि मैंने देखा। वो क्या था? मड़ो काल नो खाए। मड़ो मतलब जो मर गया है, दैट विच इज डेड। द वन विच इज डेड इज ईटिंग दैट विच इज अलाइव। जो मर गया है वो जीवित खा रहा है। अब मरा हुआ क्या है इसमें? अतीत है, शायद अतीत, पास्ट है, पिछला मोमेंट जो गया पिछला वो भी मर moment गया, वो भी मर लेकिन वो मेरे आज को खा रहा है कि मैं आज क्या कहती हूँ, क्या बनती हूँ, क्या मैं करूँगी, कैसे रिएक्ट करूँगी, वो सब क्या कौन डिफाइन कर रहा है? वो ये मोमेंट की अपनी न्यूनेस डिफाइन नहीं कर रही है, वो मेरा पूरा पिछला जीवन डिफाइन कर रहा है। तो वो कहते हैं वो जो मरा हुआ है वो जीवित खा रहा है। तो ये एक अचंबा है। मड़ो काल नो खाए। जो बड़े बड़े संत हुए हैं उन्होंने सब चखाई है। ध्रुव पियो, प्रहलाद पियो, पियो रविदास। संत कबीर पी रहे हो और पीवन रियाज। कि कबीर जी ने रस चखा है, इनको और चखना है, क्योंकि राम रस मीठो घणो पिए अमर हो जाए।
घर जाड़्यो घर आप रो रे जोगिया जिया चलो हमारे साथ हाँ राम रस हाँ राम रस मीठो घनो रे जोगिया जिया पिए अमर होई जाए हाँ राम रस घर जाड्या घर ऊभे रे जोगिया जिया घर राख्या घर जाय हाँ राम रस मीठो घनो रे जोगिया जिया पिए अमर होई जाए हाँ राम रस हाँ